डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है आप अच्छे से इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ सेल। सो द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। तो रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले सेल डिस्कवर की थी वो एक एक लकड़ी का कॉर्क सेल था, जिसके अंदर छोटी छोटी मधुमक्खी के छत्ते के जैसी सेल पाई गई थी। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ वन और मोर सेल, और हर सेल की अपनी खुद की लाइफ रहती है। इसी को सेल थ्योरी कहते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप बाय सेल एंड सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर रॉबर्ट हुक के बाद साइंटिस्ट आए स्लीडन एंड स्वान, उन्होंने सेल थ्योरी दी। रॉबर्ट बिरचू ने कहा एवरी सेल हैज़ इट्स ऑन लाइफ और सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओल्ड एंड वीक सेल इन द बॉडी कंटिन्यूसली डाई, और उनका स्थान नई सेल हमेशा लेती जाती हैं। हमारे सहित सभी प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एक सिंगल सेल जिसे हम जायगोट कहते हैं, वहाँ से अपना जीवन स्टार्ट करते हैं। और उन सेल जो रहते हैं माइक्रोस्कोप से लेकर और बड़े आकार की भी हो सकती है, जैसे कि ऑस्ट्रिच का एग इस संसार में पाई जाने वाली सबसे बड़ी सेल है। इन्वेंशन माइक्रोस्कोप की बात करें तो सबसे पहले एक छोटे से कांच को एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने अपना एक कांच का सबसे पहला फर्स्ट माइक्रोस्कोप तैयार किया, और एक कांच के टुकड़ों को जोड़कर उन्होंने 10 गुना 12 गुना तक करके और चीज़ों को देखना शुरू किया। सिंपल माइक्रोस्कोप था, 200 गुना तक चीज़ों को इससे देखा जा सकता था। इसमें लेंस थे, होल्डर था, फोकस नोब था, और इस तरह से लीवनहॉक ने चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा करके देखना शुरू किया। डिस्कवरी ऑफ सेल देखें तो ये चीज़ हमको याद रखना चाहिए। रॉबर्ट हुक सबसे पहले इन्होंने सेल को नाम दिया था सेल, और ये सेल जो थी वो एक डेड सेल थी, कॉर्क के अंदर पाई जाने वाली सेल थी, स्लाइस ऑफ कॉर्क में। ये रॉबर्ट हुक का आप इमेज देख लीजिए। इन्होंने हुक का जो माइक्रोस्कोप था, जिसमें ईयर पीस था, फोकसिंग स्क्रू, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट लेंस था, जहाँ पर वस्तु को रखने पर यहाँ पर चीज़ हमको दिखाई देती है। और ये जो रॉबर्ट हुक की ड्राइंग थी वो इस तरह से मधुमक्खी की छत्ते जैसी सेल दिखाई दी गई थी। ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें जो आजकल प्रयोगशालाओं में उपयोग हो रहा है, ये हमको सबको मालूम होना चाहिए। ये जो लेंस रहता है इसको आई लेंस कहते हैं, ठीक है। और ये जो लेंस रहता है जो वस्तु के यहाँ रखा रहता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई वस्तु रखी रहती है। आर्म के द्वारा हम इसको माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं, और बेस ये इसके ऊपर माइक्रोस्कोप आधारित रहता है। ये कोर्स एडजस्टमेंट रहता है, जिसमें बहुत कम घुमाने पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है, इसलिए इसका प्रयोग कम करना चाहिए। फाइन एडजस्टमेंट का भी प्रयोग, यदि आपने एक चीज़ को फोकस कर लिया है तो कम से कम इन चीज़ों को टच नहीं करना है, इन चीज़ों को टच नहीं करना है। मिरर, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फोकस करता है, और इस तरह से ये माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर आपने देखा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जहाँ तक बात करें तो उसमें लाइट का यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि इलेक्ट्रॉन की बीम का यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सोर्स क्या है, लाइट है या इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की बीम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा हम चीज़ों को 5 लाख गुना तक बड़ा करके देख सकते हैं, और इसकी खोज अर्नेस्ट रस्का एंड मैक्स नॉल और अर्नेस्ट रस्का ने 1931 में की थी, और इनके लिए उनको 1986 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। जहाँ तक बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तो 2 प्रकार के हैं, एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। यहाँ ट्रांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये स्टडी के अंदर सेल की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लिविंग स्पेसिमेन को इसमें नहीं देखा जा सकता। बहुत से बच्चे बात करते हैं कि सर हमें लिविंग सेल दिखाई नहीं दे रहे, हम क्या करें। तो लिविंग सेल के लिए होता है ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, 3D इमेज रहती है, और सेल की डिवाइडिंग सेल को भी स्टडी किया जा सकता है। इसमें भी लिविंग स्पेसिमेन को नहीं देख सकते, लेकिन पोलन जर्मिनेशन को हम पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होते हुए इसमें देख सकते हैं। लाइट वर्सेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की यदि बात करें तो रेडिएशन लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट का यूज़ किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में करते हैं।
लाइट माइक्रोस्कोप किसी वस्तु का 2000 गुना प्रतिबिंब बना सकता है, वहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 5 लाख गुना प्रतिबिंब बना सकता है। रिजॉल्विंग पावर इसकी 200 नैनोमीटर रहती है, जबकि ये 0.2 नैनोमीटर दूर स्थित वस्तुओं को भी अलग अलग कर सकता है। फोकस के लिए इसमें ग्लास लेंस का यूज़ किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिकल मटेरियल लिविंग और डेड हो सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, लेकिन इलेक्ट्रॉन में केवल डेड मटेरियल को देखा जा सकता है। साइज़ छोटी रहती है लाइट माइक्रोस्कोप की, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का साइज़ बहुत ज़्यादा रहता है। इस तरह से ये लाइट माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने अंतर देखा। सेल थ्योरी की जहाँ तक बात की जाए तो ये स्लीडन एंड स्वान 2 साइंटिस्ट के द्वारा ये दी गई थी, और साथ में बिरचो भी थे, जिनको तीनों को मिलाकर नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये मैथ्यू स्लीडन है, थियोडोर स्वान है और रॉबर्ट बिरचो। तीनों ने ये कहा था कि सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड द लिविंग बॉडी इज़ मेड अप बाय सेल। एनिमल और प्लांट बॉडी सेल से बनी होती है। सेल के यदि नंबर की बात करें, यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर में आप एक बैक्टीरिया का डायग्राम दिया हुआ है, मल्टी सेलुलर में ये बटरफ्लाई है। सेल की बात करें तो सबसे छोटी जो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, द स्मॉलेस्ट नॉन ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटी सेल है। लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ऑस्ट्रिच का अंडा। और हमारे शरीर में नर्व सेल जो रहती है वो लॉन्गेस्ट सेल है। ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, उसमें ये बताना पड़ेगा कि ह्यूमन बॉडी में ओवम इज़ द लार्जेस्ट सेल। ठीक है। और ये 1 mm तक रहती है, लेकिन इसको नेकेड आई के द्वारा भी देखा जा सकता है। स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में स्पर्म है। देखिए, स्पर्म सबसे छोटी है और ओवम सबसे बड़ी है, तो ये चीज़ें हमको जानना ज़रूरी है। लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज़ न्यूरॉन या नर्व सेल्स। ठीक है। और 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं, और ये ब्रेन से लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच सकती हैं। सेल इतनी छोटी होने के बाद भी उसके अंदर बहुत से आप देखेंगे उनका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। अलग अलग टाइप की सेल शेप है और फंक्शन है। ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो ये रेड ब्लड सेल्स हैं, इनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सर्कुलर और बाई कॉनकेव होती हैं, अवतल आकार की होती हैं, और ये क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। वाइट ब्लड सेल्स ये अमीबॉइड शेप रहती हैं, सूडोपोडिया पाए जाती हैं, और ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म को खाकर हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करती हैं। नर्व सेल लॉन्ग एलोंगेटेड है, ये कंडक्शन का काम करती हैं, एक से दूसरे स्थान पर मैसेज को ले जाना, ऑर्डर को ले जाने का काम करती हैं। मसल सेल्स लॉन्ग स्पिंडल और कॉन्ट्रेक्टाइल होती हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स को पुल करने का और पुश करने का काम मसल सेल के द्वारा किया जाता है। जहाँ तक प्लांट में गार्ड सेल्स की बात करें, बीन शेप्ड होती हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा में ये मदद करती हैं। तो गार्ड सेल्स, नर्व सेल्स, स्टेटेड मसल सेल, WBC और RBC, इन सब का आपको शेप और साइज़ और फंक्शन मालूम होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, इसकी बात हम कल करेंगे। थैंक यू।